अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर डूइंग ब्लॉक 6 पैथोलॉजी और न्यूरो एनाटमी के मॉड्यूल में जो दो टॉपिक्स हैं पैथोलॉजी के, अब हम वो करने लगे हैं। इन्फ्लेमेशन मॉड्यूल की जो पैथोलॉजी थी वो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ फ्रॉम रॉबिन्स, ठीक है। वो बुक में एज अ सिंगल टॉपिक था, सिंगल चैप्टर था, तो मैंने वो वहाँ से जो है वो लेक्चर्स कर दिए, अपलोड कर दिए। सो अगर हम बात करें पहले टॉपिक की, दो ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है डिफाइन सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, और डिस्कस द इटियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सो आई एम यूजिंग माइनर्स मेड इजी बाय एमएसएस, ठीक है। मैं ये वाली बुक यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अगर बुक यूज़ कर रहे हैं तो बस आपने इस टॉपिक को वहाँ से एक बार देख लेना है, या अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप ये वीडियो सुन लीजिए, ठीक है। इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी जो भी इस टॉपिक के लिए नीडेड डाटा है। A cerebrovascular accident, commonly known as a stroke, refers to a sudden loss of brain function due to a disturbance in the blood supply. अच्छा, आपने cerebral vascular accident का नाम तो शायद पहले ना सुना हो, लेकिन stroke का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना है। एंड stroke is similar to heart attack in a way कि यहाँ पर भी जो है वो blood flow रुक जाता है, blood supply to a particular part of the brain is impaired, ठीक है। और वहाँ पर हार्ट में हो रहा होता था, एमआई में, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रोक में और एमआई में ये डिफरेंस है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, कॉजेज़ भी ऑलमोस्ट सेम है, जो कि हार्ट अटैक की कॉजेज़ होती थी, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2। अफेक्ट्स और टोटली डिफरेंट होंगे बिकॉज द ऑर्गन इन्वॉल्व इज टोटली डिफरेंट। सो क्या होता है कि सडन स्ट्रोक में सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन होता है, और वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन, और उसके अकॉर्डिंग ही सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, हमारे माइंड में एक एम्बिग्विटी ये होती है कि स्ट्रोक को हम ऑलवेज रिलेट करते हैं कि हमें पैरालिसिस हो जाता है, हाफ साइड ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। वही अफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे जिस एरिया की ब्लड सप्लाई इम्पेयर हुई है, जिस एरिया की ब्लड सप्लाई रुक गई है, ठीक है। हमेशा उसी के अफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, और वो कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ससेप्टेबल एरियाज आर देयर, बट वो कहीं भी हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग ही अफेक्ट्स आते हैं। दिस डिस्ट्रप्शन कैन रिजल्ट फ्रॉम आइदर इस्कीमिया, लैक ऑफ ब्लड फ्लो, और हेमरेज, ब्लीडिंग लीडिंग टू द ब्रेन सेल डेथ एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। और जब भी ब्लड सप्लाई रुकती है तो उसकी उस टिश्यू के डेड होने की दो वजूहत हैं, ठीक है। या तो इस्कीमिया, ठीक है, जो कि ब्लॉकेज की वजह से ब्लड नहीं आ रहा, ठीक है। या फिर क्या वजह है कि वहाँ पर कोई हेमरेज हो गया है, और ब्लड इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग द टिश्यू, वो वहाँ पर जो है वो आर्टरी या रप्चर हो गई या कोई भी, तो वहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है इंटेस्टिशियम में, ठीक होगी बात। अब इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? इस्कीमिक स्ट्रोक की और हेमोरेजिक स्ट्रोक की, दोनों की कॉजेज़ डिफरेंट है, तो हम दोनों की वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन इज द इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है? इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं? थ्रोम्बोटिक है, एम्बोलिक है, और लेक्यूनर स्ट्रोक है। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है? थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोसिस आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, सीवीएस का पूरा मॉड्यूल पढ़ा है आपने, ठीक है। थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि एक क्लॉट बन जाता है आर्टरी में। अच्छा, ये आर्टरी क्लॉट्स आर मोस्टली फॉर्म्ड इन द आर्टरीज, और आर्टरीज में ही जब ब्लड सप्लाई इम्पेयर हो, या आर्टरीज में ही इस्कीमिया, जब आर्टरी से इस्कीमिया क्रिएट होगा, तो ऑब्वियसली तभी जो है वो उस टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑर्गन। तो आप वेन नहीं इधर लिख सकते, या आप जनरल ब्लड वेसल नहीं लिख सकते, आपको आर्टरी ही लिखना है। तो इट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉट फॉर्मिंग एन आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द ब्रेन यूजुअली ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, और एथेरोस्क्लेरोसिस का पूरा मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हैं। एम्बोलिज्म क्या होता है? एम्बोलिक कोज क्या होती है? जब कोई थ्रोम्बोस्ड एरिया, थ्रोम्बोसिस हुआ था और वो वहाँ से डिसलॉज हो जाए, कोई क्लॉट बना था और वो क्लॉट वहाँ से डिसलॉज हो जाए, और वो बॉडी के किसी भी और पार्ट में जाकर जो है वो इस्कीमिया कर सकता है। अगर वो ब्रेन में जा रहा है तो वो हम उसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहेंगे, और वो इस्कीमिक स्ट्रोक कॉज करेगा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हार्ट में भी जाता है, बट सेकंड इज द ब्रेन, एंड ब्लॉक्स ब्लड फ्लो। लेक्यूनर स्ट्रोक क्या होता है? लेक्यूनर स्ट्रोक रिजल्ट फ्रॉम द इक्लूजन ऑफ स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज, ऑफन ड्यू टू क्रोनिक कंडीशंस लाइक हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। जब ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज़ में अगर आपको पता हो तो डायबिटीज़ में माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर एंजियोपैथीज हो जाती हैं, वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होते हैं, तो वो जो ग्लूकोज है उसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है विद द एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो वो ग्लूकोज वहाँ पर स्टिक करने लग जाता है। जब वो ग्लूकोज वहाँ पर स्टिक करता है तो एंडोथीलियम को, आपको पता है एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है कि एंडोथीलियम स्मूथ होनी चाहिए उसकी सर्फेस। अगर वो रफ मिलेगी तो फॉरन प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब वहाँ लगते हैं तो वहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है, क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, और वो आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। इसी वजह से डायबिटिक फुट होता है ना। डायबिटिक फुट में जो फुट की तरफ जाने वाली आर्टरीज हैं, एक तो पहले ही एंटी ग्रेविटी वो वेनस रिटर्न आ रहा है, और आर्टीरियल सप्लाई जो है वो तो अलॉन्ग द ग्रेविटी जा रही है, बट ड्यू टू द एंडोथीलियम में के ग्लूकोज की जो है वो एक्युमुलेशन हो जाती है, और वहाँ पर जो है वो क्लॉटिंग का प्रोसेस हो जाता है, जहाँ से फुट को आर्टीरियल सप्लाई नहीं मिलती, और वहाँ पर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह अगर ब्रेन में होगा तो वहाँ पर भी इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं लेक्यूनर स्ट्रोक, जहाँ पर स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज की एक्लूजन होती है। उसके बाद है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक में हमारे पास दो टाइप्स हैं, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज और सबरेक्नॉइड हेमरेज। जो पहले हम सबरेक्नॉइड को डिस्कस कर लेते हैं। सबरेक्नॉइड यानी मेनिंजेस में जब
कोई भी आपको अगर आपने मेनिंजेस पढ़ी हैं, मेनिंजेस में जब क्योंकि मेनिंजेस में भी डिफरेंट वेन्स और डिफरेंट आर्टरी जो हैं वो उनको ब्लड सप्लाई कर रही हैं और वहाँ साइनसेस के अंदर ब्लड जो है वो ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, अगर वो रप्चर हो जाती है और अगर आपकी टेम्पोरल बोन वाली साइड पे इंजरी हुई है, तो ये यहाँ पर ट्रैवल कर रही होती है, अगर वो इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर एक हेमरेज बन जाएगा, ठीक है। वो हेमरेज क्या करेगा, वो हेमरेज कंप्रेस करेगा ब्रेन टिश्यू को, और ब्रेन टिश्यू में जो आर्टरीज फ्लो कर रही हैं, ठीक है, वो कंप्रेस हो जाएंगी, उससे भी जो है वो स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम इसको रीड करें तो वो क्या है कि ब्लीडिंग इनटू द स्पेस सराउंडिंग द ब्रेन ऑफन कॉल्ड बाय द रप्चर एन्यूरिज्म और आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन, तो उसकी वजह से क्या है, हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन टिश्यू टिपिकली ड्यू टू हाइपरटेंशन, एन्यूरिज्म, रप्चर और ट्रॉमा। जब ब्रेन को ब्रेन के किसी भी पार्ट को सप्लाई करने वाली कोई भी आर्टरी ड्यू टू हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ है कि वो रप्चर कर जाए और वहाँ पर सारा जो है वो ब्लड टिश्यू के अंदर जो है वो फैल जाए, तो उसके नतीजे में जो स्ट्रोक होगा उसे हम हेमोरेजिक स्ट्रोक कहेंगे, ठीक है। एन्यूरिज्म भी कहते हैं डायलेटेशन ऑफ आर्टरीज को, ठीक है, और अगर वो इतनी डायलेट हो जाए और प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए कि वो रप्चर हो जाए तो उसे हम एन्यूरिज्म रप्चर कहेंगे, और डायरेक्टली ट्रॉमा से भी हेमरेज हो सकता है जिसकी वजह से हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। उसके बाद है कि स्ट्रोक के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं टिश्यू के अंदर, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट आएंगे, इस्कीमिक और हेमोरेजिक। इस्कीमिक में क्या है, अर्ली चेंजेस, सब एक्यूट चेंजेस एंड क्रोनिक चेंजेस, यानी फॉरन क्या कौन से चेंजेस आएंगे, न्यूरॉन जो हैं वो उनके न्यूक्लियाई पेक्नोटिक हो जाएंगे, ठीक है, यानी न्यूक्लियाई जो हैं वो टूटने लग जाएंगे, इंडिकेटिंग सेल डेथ, एडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू अकर, ठीक है। उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ठीक है, उनकी जो है वो एडिमा स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग होने लग जाएगी, इस्कीमिक स्ट्रोक की बात करें, ठीक है। तो आपके पास जो है वो अर्ली चेंजेस ये होंगे। सब एक्यूट चेंजेस क्या हैं, जो कि 24 आवर्स 2 वीक्स के ड्यूरेशन में आएंगे। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होगा, ऑब्वियसली इंजरी हुई है वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, और ब्रेन में अगर आपको याद हो नेक्रोसिस की टाइप्स में हमने पढ़ा था, ब्रेन में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होती है, ये मैंने ब्लॉक 1 के लेक्चर्स में फर्स्ट ईयर में नेक्रोसिस का टॉपिक अपलोड किया और उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी है कि ब्रेन के अंदर स्पेसिफिकली स्कीमिया की वजह से लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है, दूसरे सारे टिश्यूज़ में स्कीमिया की वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, और हमारे पास जो है सारा ब्रेन टिश्यू जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा और वहाँ पर जो है वो इन्फ्लेमेशन के आपको सेल्स मिलेंगे। थर्ड है क्रोनिक चेंजेस, यानी अब क्रोनिकली आफ्टर 2 वीक्स जो है वो क्या होगा, ब्रेन टिश्यू अंडरगोज कैविटेशन फॉर्मिंग अ सिस्टिक स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड एंड सराउंडेड बाय ग्लायोसिस। ग्लायोसिस कहते हैं जो ग्लायल सेल्स हमारे ब्रेन में जो है वो ग्लायल सेल्स होते हैं जिनमें एस्ट्रोसाइट्स भी आते हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं, वो जो एरिया निक्रोज्ड हो चुका होता है उस एरिया को क्लियर करते हैं अलॉन्ग विद द मैक्रोफेजेस, तो ब्रेन में वहाँ पर जगह जगह कैविटेशंस बन जाती हैं। तो क्रोनिकली आपको इस्कीमिक स्ट्रोक के पेशेंट में कैविटेशंस मिलेंगी इन द ब्रेन। उसके बाद आ जाए हेमोरेजिक स्ट्रोक में। हेमोरेजिक स्ट्रोक में एक्यूट हेमरेज यानी उसके एक्यूटली यानी फ़ौरन बाद आपको क्या क्या मिलेगा, ब्लड जो आर्टीरियल रप्चर से हेमरेज से निकला है वो एक्यूमुलेट हुआ होगा ब्रेन के पेरेन्काइमा में या सबएरेक्नोइड स्पेस में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हेमरेज के वो इंट्रासेरिब्रल है या सबएरेक्नोइड है, ठीक है, कॉजिंग मास इफेक्ट एंड कंप्रेशन ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। देयर इज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी रेस्ड होगा। वो क्यों रेस्ड होगा, क्योंकि जब कंप्रेशन मिल रही है तो वेंट्रिकल्स भी कंप्रेस हो रहे हैं और अंदर का जो CSF है उस कंप्रेशन की वजह से उसका प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। आफ्टर हेमरेज क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता मैक्रोफेजेस और जो हैं वो उस ब्लड को रिमूव करेंगे जो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया है और वहाँ पर कैविटी और हीमाटोमा बन जाएगा एंड रिएक्टिव ग्लायोलिसिस इन द अफेक्टेड रीजन। सेम चीज़ें जो हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक में कैविटेशन बन रही थी वही यहाँ पर भी बन जाएगी। उसके बाद क्या है, एन्यूरिज्म वाले रैप्चर में ब्लड स्प्रेड्स इनटू द सबएरेक्नोइड स्पेस पोटेंशियली कॉजिंग वेजोस्पाज्म ऑफ नियर बाय आर्टरीज विच कैन लीड टू सेकेंडरी इस्कीमिक डैमेज। यानी एक तो जो एन्यूरिज्म की वजह से इस्कीमिया हो गया, उसके बाद उसकी वजह से जो नियर बाय आर्टरीज का जो है वो वेजोस्पाज्म होगा और उसकी वजह से उनके जो सप्लाई का एरिया है वहाँ पर भी इस्कीमिया होने के जो है वो चांसेस हो जाएंगे। उसके बाद ये कुछ MCQs दिए हुए, अगर हम इनको रीड करें तो रप्चर ऑफ बैरी एन्यूरिज्म ऑफ सर्कल ऑफ विलस प्रोड्यूस हेमरेज इनटू, यानी सर्कल ऑफ विलस क्योंकि सबएरेक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट होता है तो अगर वहाँ पर एन्यूरिज्म होगा तो हेमरेज भी सबएरेक्नोइड स्पेस में होगा, तो आंसर इज सबएरेक्नोइड स्पेस। A 55-year-old male has had a blood pressure of 105 millimeter mercury for many years and has not bothered to treat this condition. It is hypertension. His most likely cause of death will be from cerebral hemorrhage or stroke, क्योंकि उसमें aortic aneurysm नहीं हम करेंगे अभी, aorta का aneurysm नहीं होगा क्योंकि छोटी वेसल्स का एन्यूरिज्म होगा विद हाइपरटेंशन। उसके बाद है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर। तो हाइपरटेंशन की वजह से सबसे पहली चीज़ जो होगी वो सेरिब्रल हेमरेज, और हेमरेज हमने इस क्यों चूज़ किया, बिकॉज हाइपरटेंशन है, इस्कीमिक स्ट्रोक नहीं होगा।
विच टाइप ऑफ स्ट्रोक रिजल्ट फ्रॉम अ ब्लड क्लॉट ओरिजिनेटिंग एल्सवेयर इन द बॉडी एंड ट्रैवलिंग टू द ब्रेन। इम्बोलस है तो इम्बॉलिक स्ट्रोक होगा। वट इज द प्राइमरी मॉर्फोलॉजिकल चेंज सीन 12 to 24 आवर्स आफ्टर एन इस्केमिक स्ट्रोक। ठीक है, तो ये बिल्कुल रैपिड वाला था जिसमें हमने रेड न्यूरॉन्स और वो पिक्नोटिक न्यूक्लियस वाली बात की थी, तो ये इसमें रेड न्यूरॉन मिलेंगे। ग्लायोसिस सेकंड में होता है और कैविटेशन जो है बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज में आपको क्रोनिक में मिलेगी। अ 70-year-old woman is brought to the emergency room with severe headache, nausea and vomiting. She quickly loses consciousness. A CT scan reveals bleeding in the subarachnoid space. Which is the following is the most likely cause of her condition? अब ब्लीडिंग हुई है यानी हेमरेज वाली कोई कंडीशन है, तो हमारे पास एम्बोलिक स्ट्रोक नहीं हो सकता क्योंकि ये इस्कीमिक स्ट्रोक में आता है। ठीक है, उसके बाद हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है, बट उसकी हाइपरटेंशन तो एक ब्रॉड टर्म है ना, उसकी वजह से हार्ट पर भी इफेक्ट आ सकता है, बट जो इन्होंने इफेक्ट्स बताए हैं जिसमें कॉन्शियसनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ब्रेन इन्वॉल्व है। ठीक है, और उसके बाद है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ये भी इस्कीमिक स्ट्रोक का जो है वो सिनेरियो में आएगा इसमें, इसलिए हमारा आंसर क्या बचता है, एन्यूरिज्म रप्चर। उसके बाद 62-year-old woman with a history of ischemic stroke 2 months ago presents with worsening speech difficulty and a right-sided weakness. She has not experienced any new stroke symptoms and imaging shows a cystic cavity in the region of her previous stroke. Which process is responsible for this finding? ठीक है, एक तो जो हमारे पास हेमरेज नहीं हो सकता क्योंकि एक्यूट चीज़ है और वो बता दिया उन्होंने, इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ था उसको। ठीक है, न्यूरोनल रीजनरेशन, अगर रीजनरेशन होती, एक तो न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, अब वो रिपेयर हो सकते हैं बट इस्कीमिया वाले तो बिल्कुल रिपेयर नहीं हो सकते। ठीक है, ग्लायोसिस हमारे पास हो सकता है, लेकिन ग्लायोसिस जो है उसके नतीजे में वो हमारे पास इतना क्रोनिक उसका अफेक्ट नहीं होता। अगर उसकी जो वीकनेस हुई है ना, जो वो उसकी उस नेक्रोस्ड एरिया की वजह से हुई है। और ब्रेन में कौन सी नेक्रोसिस होती है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है मेनिंजाइटिस का। डिफाइन मेनिंजाइटिस एंड आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है, जिसमें हमारे पास इट इन्वॉल्व द लेप्टोमेनिंजेस विद इन द सबरेक्नॉइड स्पेस। लेप्टोमेनिंजेस होती हैं, तो लेप्टोमेनिंजेस होती हैं ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इफ द इन्फेक्शन स्प्रेड्स इनटू द अंडरलाइंग ब्रेन इट इज टर्म्ड एज मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, जिसमें मेनिंजेस के साथ ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। मेनिंजाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, बट केमिकल मेनिंजाइटिस कैन अकर इन रिस्पॉन्स टू नॉन बैक्टीरियल इरिटेंट्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सबरेक्नॉइड स्पेस, उनकी वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस इज डिवाइडेड इनटू एक्यूट, पायोजेनिक, एसेप्टिक एंड क्रोनिक टाइप्स। ठीक है, जो पायोजेनिक होगा वो बैक्टीरिया की वजह से होगा, एसेप्टिक यानी वायरल, और क्रोनिक मतलब ट्यूबरकुलस टाइप। ठीक है, अगर वहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। फीचर्स क्या क्या होते हैं इन तीनों के, अब वन बाय वन वो डिस्कस करते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं, तो बैक्टीरिया वाला बैक्टीरिया कॉज करते होंगे। कौन कौन से, इकोलाई, ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकाई नियोनेट्स में कॉज करता है, नेजेरिया मेनिंजाइटिस मेनिंजीराइटिस यंग अडल्ट्स में, और स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनिया और लिस्टेरा ओल्डर एडल्ट्स में कॉज करता है। उसके बाद है वायरल मेनिंजाइटिस में वायरल ओरिजिन होता है, ऑर्गेनिज्म ऑफन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। क्रोनिक मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस से हो रहा है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होगा, और स्पायरोचीट्स हो सकते हैं जैसे सिफिलिस का होता है। उसके बाद इसका ऑनसेट एक्यूट, रिलेटिवली एक्यूट, एंड ट्यूबरक्लोसिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, तो इसमें हमेशा आपको क्रोनिक ही मिलेगा। उसके बाद है सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फीवर, हेडेक, सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फीवर होता है, हेडेक होता है, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया, कॉन्शियसनेस में ऑल्टर जरूर होगी, मेंटल कंफ्यूजन होगी बिकॉज ब्रेन टिश्यू इन्वॉल्व है। उसके बाद है सीएसएफ फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं, इंक्रीज प्रेशर, न्यूट्रोफिल्स, एलिवेटेड प्रोटीन, रिड्यूस ग्लूकोज, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है तो आपको उस एरिया में WBCs होंगे और CSF में आपको वो WBCs मिलेंगे। ठीक है, और लिम्फोसाइटोसिस होगी वायरल में। ठीक है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन को लिम्फोसाइट्स डील करते हैं, उसमें न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस आर अनेबल टू डू दैट। और इसमें आपको मैक्रोफेजेस ट्यूबरक्लोसिस में, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के जो सेल्स होते हैं, एलिवेटेड प्रोटीन, रिड्यूस नॉर्मल ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज लेवल्स। उसके बाद है हमारे पास हिस्टोलॉजिकल फीचर्स क्या होंगे, वही न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा होंगे, बैक्टीरिया की प्रेजेंस होगी, बैक्टीरिया मिलेगा आपको। ठीक है, लेप्टोमेनिंजियल, और वायरल में लेप्टोमेनिंजियल लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पर लिम्फोसाइट्स आते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस इज अ टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, और पॉसिबल ब्रेन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इन क्रोनिक वाले में क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हो रहा है। देन वी हैव MCQs। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन अडल्ट्स, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, अडल्ट्स में हमने पढ़ा है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन नियोनेट्स, तो इकोलाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। व्हाट इज द की डिफरेंस इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फाइंडिंग्स बिटवीन एक्यूट, पायोजेनिक एंड एसेप्टिक, यानी बैक्टीरियल और वायरल वाले में। तो बैक्टीरिया वाले में आपको न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, वायरल वाले में लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। और जो वायरल वाला था उसमें ग्लूकोज भी कम थी। ठीक है, और जो उसमें था, अगर वापस आऊँ मैं, तो बैक्टीरिया वाले में ग्लूकोज, सॉरी, इसमें नॉर्मल है वायरल वाले में, और इसमें कम है CSF की फाइंडिंग में। तो आपका आंसर जो है वो नॉर्मल ग्लूकोज इन एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज क्रोनिक मेनिंजाइटिस टू ट्यूबरक्लोसिस। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस, ये सारे फर्स्ट वाले के बैक्टीरियल के फीचर, सॉरी, ये फीचर्स हैं वायरल के, तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होगा।
उसके बाद है और ग्लूकोज लेवल्स भी नॉर्मल दिए हुए हैं, लिम्फोसाइटोसिस भी दिया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीएस फाइंडिंग्स इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस? तो लिम्फोसाइटोसिस और नॉर्मल ग्लूकोज। अ 40-year-old man presents with fever, headache, malaise and confusion. Lumbar puncture reveals moderate cellularity with mononuclear cells. Tuberculosis, meningitis. So that's so much easy. तो अब हमारी पैथोलॉजी डन हो गई है ब्लॉक 6 की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।